गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है, और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं तो पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन अगर एमसीक्यू पर्पस में आ जाए तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फाउंडर कौन था। तो आप नाम याद रख सकते हो। एक था स्टर्न एंड स्टीवर्ट। ठीक है, ये दो लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की खोज करी थी। ठीक है, ड्यूरिंग द 1990s में इसकी खोज हो गई थी। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है, सबसे पहले अपन ये टॉपिक जानते हैं कि आखिर इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस क्यों करा गया था। इसमें पहले क्या हो रहा था, व्हाट इफ अकाउंटिंग नंबर्स आर मैनिपुलेटेड, यानी कि मान लो ये टॉपिक आया नहीं था, उससे पहले क्या दिक्कत आ रही थी कि अगर कोई भी अकाउंटिंग नंबर्स है उनमें अगर मैनिपुलेशन कर दिया जाए तो इन्वेस्टर कैसे डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कई खर्चे ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। जैसे कि आपने हैवी एडवर्टीजमेंट करा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने हैवी एडवर्टीजमेंट करा, तो अब उसका बेनिफिट आपको केवल करंट ईयर में तो मिलेगा नहीं, फ्यूचर ईयर्स में भी मिलेगा। तो ये तो अगर आप उसको एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसिव आप करंट ईयर में डाल रहे हो पूरा, तो वो चीज़ तो गलत है ना। तो ऐसे ही अपन देखेंगे 4 से 5 एडजस्टमेंट इसमें अपन देखेंगे। तो इन्होंने बोल रखा है, द कंसेप्ट ईवी इंट्रोड्यूस्ड इन विच इफ सम एडजस्टमेंट्स आर डन ऑल मैनिपुलेशन विल बी रिमूव्ड। तो इसको अपन प्रैक्टिकल देखेंगे, अभी आपको थ्योरी हो सकता है समझ नहीं आए। ठीक है, वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या बोलते हैं, आपने वैल्यू एडिशन कितना करा है एवरी ईयर। ठीक है, इसको शॉर्ट में। अब अपन आ जाते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे, ताकि आपको ये समझ भी आ जाएगा यहाँ के कौन से एडजस्टमेंट की बात हो रही है, वो सब अपन को पढ़ना है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का अपने फॉर्मूला आपको पता होगा, एएफएम के अंदर भी आया है। अगर आपको वहाँ समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ आपको पूरा समझाऊंगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है नॉपेट माइनस सी इंटू WACC, यानी कि नॉपेट क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, CE होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, WACC होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब नॉपेट कैसे निकालते हैं ये अपन समझते हैं। EBIT अपन जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसमें अपन को प्लस माइनस करने है कोई 4 से 5 एडजस्टमेंट। ठीक है, उसमें उसके बाद अपने पास आ जाएगा एडजस्टेड EBIT, फिर नॉर्मल अपन करते ही है माइनस इंटरेस्ट, अपने पास आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करते हैं टैक्स तो अपने पास आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। ये क्यों करते हैं और ये एडजस्टमेंट, ये दो चीज़ें नहीं है, तो मैं आपको इस बारे में समझाऊंगा। ये ऐड करने के बाद आ जाएगा नॉपेट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 4 से 5 एडजस्टमेंट, उसके बारे में इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा ये क्यों ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 4 से 5 एडजस्टमेंट नॉपेट निकालने के लिए। पहला एडजस्टमेंट अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है नॉन कैश आइटम का। ठीक है, अब मान लो अभी क्या क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि P&L अकाउंट है। ठीक है, यहाँ आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट 200 एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सपेंस आपके हैं 40, नॉन कैश एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो कौन से हो गए नॉन कैश एक्सपेंस, जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस ये आपने लिखा है। ठीक है, ये सब नेट करते हो तो आपके पास आ जाता है 110। ठीक है, पर इस ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट क्या बोलते हैं, जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है अगर आपने इधर डिडक्ट करे तो इसको वापस से ऐड कर दो एडजस्टेड EBIT निकालने के लिए। यानी कि शॉर्ट में बोलूँ तो आपको नॉन कैश एक्सपेंस को डिडक्ट करना ही नहीं है, अगर आपने इधर डिडक्ट करा तो इधर वापस ऐड कर दो। तो अपने पास एडजस्टेड EBIT आ गया, जैसे कि ये 50 था, इसको वापस ऐड कर दिया तो अपने पास एडजस्टेड EBIT आ गया 160। तो पहला एडजस्टमेंट ये बोलता है कि अगर आप ऐड बैक कर दो नॉन कैश आइटम, अगर आपने इंक्लूड करा है, इंक्लूड यानी कि डिडक्ट करा है प्रॉफिट एंड लॉस में से, एग्जांपल बता रखे गुडविल रिटर्न ऑफ PVD। ठीक है, तो ये कुछ 4 से 5 एडजस्टमेंट है इन्होंने दे रखा है। ठीक है, और ये पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि इसमें जैसा दे रखा है इसमें वैसे ही आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, या आप ये नहीं पूछ सकते क्यों ये क्यों हुआ ये नहीं हुआ, जैसा उन्होंने दे रखा है बिल्कुल मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट आता है डेप्रिसिएशन का। अगर
अपन क्या करते हैं नॉर्मल सेंस में, क्या करते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट है 200, एक्सपेंस वही सैलरी वगैरह 70, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो अपन नॉर्मल निकालते हैं वो 40, तो उससे अपने पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। पर ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाले कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि अगर मान लो एक एग्जांपल से समझो, आपने एक टीवी परचेज करा, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, अगर आप उसको आप डेली यूज़ करते हो 10 आवर्स, ठीक है, 10,000 उसकी कॉस्ट है, वो 10 साल चलेगा। अगर आप उसको डेली 10 घंटे यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,000 रुपीज़ पर एनम का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पर आप मान लो उस टीवी को पूरा 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर चलाते हो, एग्जांपल मान लो 20 आवर्स आप डेली यूज़ करते हो किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मशीन को, तो उससे क्या होगा, उस मशीन की यूज़फुल लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, अब टीवी जो 10 साल चलता था वो 5 साल ही चलेगा, क्योंकि आप उसको फुल मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज़ कर रहे हो। तो उसमें क्या बोल रखा है, अब आप डेप्रिसिएशन 1,000 पर एनम के हिसाब से चार्ज करोगे तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तो टीवी सिर्फ 5 ईयर से ही चलने वाले हैं। तो आप 10,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, ठीक है, तो आप 2,000 रुपीज़ को डिडक्ट करो अपने तो सेम इसमें बता रखा है, जो आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था पहले डिडक्ट करा था उसको ऐड कर दो, और जो आपका इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दो। ठीक है, इकोनॉमिक यही सेंस में। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इक्वल भी हो सकता है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन के, तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड एडजस्टमेंट ये बोलते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर आपने डिडक्ट कर दिया था ईपीआईटी में से, तो आप उसको वापस ऐड कर दो। अपन को कौन सा डिडक्ट करना है, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना है। क्या होता है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट अपन पढ़ते हैं इफ़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, उसको अगर आपने डिडक्ट करा है पीएनएल में से, इंक्लूड कर रखा है, देन ऐड बैक एंड कैपिटलाइज्ड इफ एडवर्टीजमेंट डन फॉर शोरूम एंड बेनिफिट टिल नेक्स्ट ईयर। सब मान लो आपने किसी शोरूम के लिए एडवर्टीजमेंट है भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, एडवर्टीजमेंट करा, अब उसका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट ईयर तो मिलने वाला है नहीं, अगले 5 साल भी मिलेगा, तो ये तो गलत है ना। आप सारा एक्सपेंडिचर करंट ईयर ही कर रहे हो सारा, उससे तो आपका नेट प्रॉफिट जैसे कि हमने 70 था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, अब सारा आप करंट ईयर में लिख रहे हो तो उससे तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप क्या करो, जितना आपने करा उसको ऐड कर दो, जितना भी आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा नहीं, जो क्लियर नंबर्स थे आपके ईबीआईटी के वो दिख जाएंगे। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि आज की तारीख में इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के हिसाब से इन्वेस्ट करता है नंबर्स को देख के। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है टैक्सेशन। ठीक है, इफ़ एनी अक्रू टैक्स इज डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट देन ऐड बैक एंड डिडक्ट करेंगे टैक्स पेड, यानी कि आपने कोई वही टैक्सेशन में कौन सा नंबर माइनस होगा, सिर्फ जो आपने टैक्स पेड करा है। अगर उसके अलावा और कोई भी आपने जो अक्रूड था टैक्स पेड उसको माइनस करा है तो ऐसा मत करो, जितना आपने टैक्स पेड करा है सिर्फ उतना ही माइनस करो। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट अपने पास आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये आपको पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सेम चीज़ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नॉपेड। ठीक है, अब और क्या चाहिए इसको, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उससे पहले अपन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वही आपका सोर्स ऑफ कैपिटल, क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, डिबेंचर बॉन्ड्स है, बैंक लोन्स है। ठीक है, इन सब का अमाउंट को ऐड कर दो। ठीक है, ये सिर्फ आप इतना ही देखो, कोई नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आपने एडिशन कर दिया तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल को ऐड कर दो, ये आपके पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब अपन निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। ठीक है, अब जैसे कि एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं, वेट कैसे निकालोगे आप, 5 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सबका वेट आ जाएगा कितना है, टोटल तो 100% ही होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लो, के ई, के पी, के आर, के डी। के डी में आपको पता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करके लिखते हैं, सी इंटर में पढ़ के आए। ठीक है, के डी का क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट जो भी है उसको 1 माइनस टैक्स करते हैं। ठीक है, तो उससे अपने पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। WSE से कैसे निकालेंगे, वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अपने पास आ जाएगा टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है,
अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो अपन कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं वो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। और ये एक एब्सोल्यूट मेज़र है, यानी कि अगर डिफरेंट साइज कंपनी है तो अपन उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये परसेंटेज की टर्म्स में नहीं लिखते अपन, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नंबर्स की टर्म्स में आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर आप सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से दे रखा है हाउ टू इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पता है, आप ये चाहते हो ये नंबर बढ़े, तो कैसे बढ़ेगा? या तो आप सिर्फ नोपेड को बढ़ा दो, पहला ऑप्शन है सिर्फ नोपेड को बढ़ा दो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का नंबर बढ़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कम कर दो तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, नोपेड को ज़्यादा बढ़ाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड को कम बढ़ाओ, ये 10 रुपये बढ़ाए तो इसको 2 रुपये बढ़ाओ, ठीक है, तो उससे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बढ़ सकता है। सिर्फ एमसीक्यू में थ्योरी पर्पज से आपके बुक में दे रखा था, तो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कंसेप्ट जो अपना बाकी था वो था इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स, ठीक है। आपने यहाँ देखा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में ध्यान दिया होगा, इधर मैंने आपको बताया था केडी में अपन लिखते हैं इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स, तो ऑलरेडी यहाँ इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स होता ही है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट को अपन को नलीफाई करना है, इसलिए अपन इधर ऐड कर देते हैं ताकि इसका जो भी आ रहा है इसका प्रभाव एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, तो उसको अपन नलीफाई कर दें, इफेक्ट जो भी इसका इफेक्ट आ रहा है अपन उसको नलीफाई कर दें। यहाँ अपन ने क्यों माइनस करा था, टैक्स बेनिफिट लेना था इसलिए अपन ने माइनस करा था, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस फॉर्मेट को याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। अब अपन चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर, ठीक है। खूब सारे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपन, सबसे पहले आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसको सॉल्व करते चलेंगे साथ ही साथ में आज की क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज अपन खूब सारे इसी पे ही जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अपन को करने रहेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। इसमें क्या दे रखा है, आपको डेटा दे रखा है, वही आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्या निकालना है आपको, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है, ठीक है, या कैलकुलेट करना है आपको। ये डेटा दे रखा है, पढ़ सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं, नोपेड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है कि एमसीक्यू तो आ ही जाए। नोपेड क्या होता है, नोपेड यानी कि अपन ने देखा था एक होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपन को चाहिए एडजस्टमेंट, तो यहाँ कुछ आप देख सकते हो, यहाँ कुछ डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट टैक्स रेट ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो एडजस्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है, तो 2202.84 आप लिख सकते हो। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, कितना है 13.84, ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया, क्या आ गया अपने पास, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, कितना आया 2189.36, माइनस टैक्स कर दो, टैक्स कितना परसेंट है आप देख सकते हो, कितना 30% है, तो ये आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स एट द रेट ऑफ 70% कर सकते हो, ये आपके पास आ रहा है 1532.552, ठीक है। ऐड मैंने आपको बताया था नोपेड निकालने के लिए इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स करते हैं ताकि उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। इंटरेस्ट कितना है 13.48 इंटू 70% कर दो, टैक्स रेट है 100 माइनस 30 70 हो गया, ठीक है। 9.436 आ रहा है, इसको ऐड करना है, माइनस मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आगे माइनस हो गया। 1541.988। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। नोपेड आपके पास आई गया 1541.988। अपन को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में अपने पास क्या है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है 981.46, 1313.62, 144.44। मैंने बोला था इस सबका ऐड कर दो 2439.52, ये अपने पास क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। अब अपन को चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें क्या कर दो, वेट असाइन कर दो, कितना वेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.42%, तो ये हो जाएगा 12.42%, यहाँ भी हो जाएगा 12.42%। डेप्ट में क्या होता है 6.53%। अब यहाँ आपके मन में डाउट आ सकता है कि ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स है या फिर बिफोर टैक्स है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ देख सकते हो इंटरेस्ट अपन देखते हैं 13.48 लैक्स है, ठीक है, किस पर है, अपना डेप्ट है 144.44,
इंटू 100 कर दो, या अपने पास आ जाएगा कितना परसेंट है ये इसका, ये आप कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 9.33%। तो 9.33% टोटल है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपका 9.33% है, ये इससे लेस है, यानी कि इसमें से जो टैक्स इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो यहाँ आप लिख सकते हो 6.53%। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। अब इसका वेट अपन को लिखना है, ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक अपन को चाहिए वेट, कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दो, फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, तो तीनों का वेट आ जाएगा। पहले का आ रहा है 40.23%, सेकेंड का आ रहा है 12.42%, 40.23, सेकेंड का आ रहा है 53.84%, थर्ड का क्या आ रहा है अपने पास 5.92%। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास आ रहा है 4.996, 6.686, थर्ड का आ रहा है 0.386। ठीक है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास क्या आता है, टोटल कर लो इन सब की, तो अपने पास आ रहा है 12.07%। ये अपना आ गया फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, ये अपने पास क्या आया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.07% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 2439.52। तो इसको आप सॉल्व कर लो, इसके पास अपने पास आंसर आ रहा है 1247.538। कहीं भी डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हो। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने बाकी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ये भी अपने बाकी है, इसको भी अपन कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि अपना थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले 2 मिनट में अपन एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बाकी है उसको देख लेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस क्या मेजर है, यानी कि इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अपन परसेंटेज में लिखते हैं, तो ये हो गया रिलेटिव एंड लीड्स टू सब ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था सब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अभी मैं आपको नोट्स में से भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, यानी कि ये अगेंस्ट वो सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अगेंस्ट गोल कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि इसमें पर्सनल इंटरेस्ट बायस होता है रेदर देन कंपनीज प्रॉफिट। एग्जांपल अपन ने इतना करा था सब ऑप्टिमाइजेशन यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस। सेकंड एमसीक्यू क्या है, रेसिडुअल इनकम इज, रेसिडुअल इनकम अपन परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मेजर एंड बेस्ट एप्लीकेबल टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन ऑफ सेम साइज। जब अपन परसेंटेज में नहीं लिखते हैं तो दूसरी साइज़ को कैसे कंपेयर करेंगे, सेम साइज़ को ही कंपेयर कर सकते हैं, तो हो जाएगा एब्सोल्यूट और सेम। तीसरा एमसीक्यू है द नंबर ऑफ इम पेशेंट हॉस्पिटल दस डिक्रीज फ्रॉम 776 टू 715। इससे किसका फ़ायदा हुआ, सोशल, यानी कि यहाँ पीपल की बात हो रही है। जनरल एमसीक्यू है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज द डैश ऑफ CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या एक सोर्स है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का, सोर्स ये टारगेट मेजर। ठीक है, ये आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज द टारगेट मेजर ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसको आप जनरल थ्योरी में भी रीड कर सकते हो, क्योंकि ICAI के एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके किसी भी लाइन से MCQ बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज जितनी लाइन आप रीड कर सकते हो उतना आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन अल्टीमेटली हर एक पेज नहीं पढ़ सकते, जितना आप याद कर सकते हो उतना आपको याद ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर डैश ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इसका आंसर है सोर्स। ये जनरल किसी भी लाइन से MCQ बन सकता है, MCQ एग्जाम में बस यही दिक्कत है। तो आप जितना रीड कर सकते हो उतना रीड कर सकते हो। अदरवाइज़ क्योंकि अपना चैप्टर थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी है, तो ज़्यादा फोकस अपन को प्रैक्टिकल पे ही रखना है। ठीक है, क्योंकि MCQ में तो कितना भी याद रखो, हर एक लाइन अपन को याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। तो अब अपन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अपने बाकी है। एक तो अपना बाकी है क्वेश्चन नंबर 3, जिस पर अपन आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, ये अपन देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपको क्या निकालना है, ये सब इतना आप रीड कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन मेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, फाइनेंशियल डेटा से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कैसे करते हैं, अभी ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, ऐसे ही अपन निकालेंगे इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको बोला इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है। सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला फिक्स है, नॉपेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन को चाहिए नॉपेट। नॉपेट के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अरे वाह, सबसे पहले आपको एडजस्टेड ईबीआईटी ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दे रखा है अर्निंग आफ्टर टैक्स 55.55 है और दूसरे ईयर का है 65.3 है, ठीक है। उसके बाद क्या करें अपन, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। उसके बाद अपन क्या ऐड करते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट देख सकते हो कितना है इसमें से, इंटरेस्ट है 15.60। तो कैसे करते हैं, 15.60 1 माइनस टैक्स। टैक्स रेट अपने पास कितनी है, क्या क्वेश्चन में देख सकते हो, टैक्स रेट दे रखी है अपन को 30 दोनों में 30 है, तो 1 माइनस 30%। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10.92। ऐसे ही सेम इधर भी सॉल्व कर दो तो आपके पास आ जाएगा 8 1 माइनस 0.30, तो ये अपने पास आ रहा है 5.6। तो ये अपने इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 70.98। यहाँ अपने पास आ रहा है 66.47, ठीक है। ये अपने पास क्या आया, नॉपेट। तो ये अपने पास नॉपेट आ चुका है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन अब आगे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इन सबको आपको रीड करना है। 273.58 ओपनिंग कैपिटल, हमेशा अपन कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लेते हैं, ओपनिंग वाला। तो यहाँ दे रखा है 273.58, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है 198.40, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए आपको दे रखा है दो चीज़ें अपने पास है, एक है डेप्ट और एक है इक्विटी। इसको अपन यूँ लिख सकते हैं, एक है डेप्ट, एक है अपने पास इक्विटी। कितना है डेप्ट, क्या क्या है, प्री टैक्स है, यानी कि इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.30 कर दो, तो ये आपके पास आ गया 5.6 आ जाएगा। और यहाँ इक्विटी को तो अपन 14.20 लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर है 40, डेप्ट है 40 और इक्विटी है 60। ये हो गया 40%, ये हो गया 60%। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 2.24, यहाँ आपके पास आ जाएगा 8.52। टोटल कर दो तो आपके पास आ गया 10.76%। ये तो करंट ईयर का है। ऐसे ही सेम इसका भी निकालना है, वही 40% है, 60% है। डेप्ट इक्विटी कितना है, एक है 6, प्री टैक्स इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स कर दो 6, 1 माइनस टैक्स कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 4.2%। एक है 11.5%, ठीक है। 1.68 आ जाएगा एक अपने पास, और एक अपने पास आ जाएगा 6.9, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, ये अपने पास आ गया 8.58%। अब अपन फार्मूला में पुट कर सकते हैं, नॉपेट कितना था, एक था 66.47 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 273.58 इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10.76%। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 66.47 माइनस 29.43, ये अपने पास आ गया 37.04, ठीक है। सेम इसी वे में ये अपन ने फर्स्ट ईयर का सॉल्व करा, ऐसे ही सेकेंड ईयर का सॉल्व करो, ये अब दे रखा है, यानी कि ये था करंट ईयर का निकाला, ऐसे इसी ईयर का निकालो। ये अपन ने निकाला था ना नॉपेट 198.40 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 70.98, ठीक है। क्या था, इसको नेक्स्ट पेज पर अपन लिख लेते हैं, 70.98 माइनस 198.40 इंटू 8.58%। समझ तो आ रहा है ना, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये था नॉपेट। तो 70.98 माइनस 17.02, ये अपने पास आ जाएगा 53.96। बस ये अपने पास आ गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कभी भी परसेंटेज में नहीं आता, नंबर्स की टर्म्स में आता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन नहीं लग रहा हो तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये बेटर वे में प्रेजेंटेशन कर रखा है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। अब अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको यहाँ से रीड करना है, उससे पहले कि ऐसी ही लाइन है, कोई मतलब नहीं है सेंस रीड करने से। द कंपनी हैज़ 2 डिविजन्स, डिवीजन वाई एंड ईच डिवीजन वर्क्स एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर सेपरेटली। कंपनी के अंदर 2 डिवीजन है, वाई और डी। द सैलरी बता रखी है डिविजनल मैनेजर की 7,20,000 पर एनम है, विद द एडिशन ऑफ एन एनुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनसेस बेस्ड ऑन डिविजनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI. A minimum ROE 12% per annum is expected to be achieved by each divisional manager. If a manager only achieves 12% target, he will not be rewarded with bonus. यानी कि अगर आपका ROI 12% है तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। कम से कम इससे ज़्यादा होना चाहिए। However, for every whole 1% point about 12% which the division achieves for the year, a bonus equal to 3% of annual salary will be paid, subject to a maximum bonus of 20% of annual salary. फिगर्स आपको बता रखे 31 मार्च 24 के डिवीज़न वाई और डी के। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट दे रखा है ये सब। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, FAI manager of division D invested 13.6 million in new equipment including advanced cutting machine which will increase productivity by 10% per annum. HAI manager of division Y has made no investment during the year even though its computer system needs updation. Division Y manager has already delayed payments of its suppliers due to limited cash and bank balance. Although the cash balance at division Y is still better than division D. कुछ ही नहीं, टाइम पास के लिए आपके बातें दे रखी है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको क्या करना है, कंप्यूट ROI करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। आधी बातें आपको काम की नहीं दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको क्वेश्चन हार्ड लगता है। अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा छोटा सा। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है अपने पास। ये सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा, ये अपन सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये अपने पास 2 डिवीज़न है, वाई और डी। आपको बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको अपन बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट सीधे से आपको दे रखा है, कितना है ये आपको दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 5290 और यहाँ आपको दे रखा है 3940, ठीक है। यहाँ अपन इसको लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अपन प्रॉफिट को लेंगे क्योंकि हेड ऑफिस कॉस्ट को अपन इधर नहीं लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ अपन देखते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अपन ने पैसा लगाया उस पर अपन ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो ये अपन देख सकते हैं। तो यह अपने पास अब अपन को देखना है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास है, इसको अपन को करना पड़ेगा ऐड। नॉन करंट एसेट्स 19,520 ऐड कर दो, कैश माइनस कर दो ट्रेड पेबल्स, तो 19,520 प्लस 4960 माइनस 5920। सेम इसी तरीके से डिवीज़न इसमें भी हो जाएगा, 29,960 ऐड हो जाएगा 6520 माइनस कर देंगे 2,800। ये अपने पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 18,560 और इधर अपने पास आ जाएगा 33,680। यहाँ अपने पास आ जाएगा ROI, यहाँ अपने पास आ रहा है 28.50%, 11.69%, ठीक है। एक बार अपन इसको सजेस्टेड आंसर से चेक कर सकते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ROI आ रहा है 28.50% और यहाँ आ रहा है 11.69%। ये आप देख सकते हो, इसका रीज़न दे रखा है हेड ऑफिस कॉस्ट को क्यों नहीं लिया। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एडवोकेट्स दैट मैनेजर परफॉर्मेंस शैल बी जज्ड बेस्ड ऑन हाउ वेल ही शी मैनेजेस द आइटम्स अंडर हिज कंट्रोल। हैंस in computation of ROI a board division, controllable profit has been taken into consideration because head office costs are not controllable by divisional managers. तो ये बेसिकली कंट्रोलेबल है नहीं, ठीक है। यहाँ डिवीज़न इसको कंट्रोल कर नहीं सकता, तो इसकी वजह से अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी का ROI ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट मान सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या गया,
अब अपन को सेकंड पार्ट में क्या करना है, बोनस कंप्यूट करना है फॉर ईच ईयर। तो अब आप देख सकते हो इसका 12% तो है नहीं, तो इसको तो मिलेगा नहीं, बोनस मिलेगा सिर्फ वाई वाले को। कितना मिलेगा ये अपन निकाल लेते हैं। बोनस में लिख रखा है कितना मिलेगा, फॉर एवरी होल 1%, यानी कि कितना इसका 28.5%, और लिख रखा है अबाउट 12%, यानी कि 12 से ज़्यादा। तो कितना हुआ, इसको 28 माइनस 12 कर दो, राउंडिंग ऑफ में लेना है आपको, तो 16% आ गया। ठीक है, तो यह आपको दे रखा है कितना बोनस मिलेगा। अब बोनस इक्वल टू 3% ऑफ एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी आपकी 7,20,000 इधर क्वेश्चन में दे रखी है, 7,20,000 इंटू 3%, इतना आपको मिलेगा बोनस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 16% के साथ। ठीक है, यहाँ दे रखा है ना, हाउएवर फॉर एवरी होल 1% विच द डिवीजन ऑफ बोनस इक्वल टू। ठीक है, यानी कि पर 1% पे इतना मिलता जाएगा। तो टोटल अपने पास हो गया 16%, तो ये अपने पास आ जाएगा 3,45,600। ठीक है, ये 16% में अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन को नंबर निकालना है। ठीक है, अपन ने निकाला 28.5 माइनस 12% तो था, तो इसको अपन इंटू 16 कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें एक लाइन और दे दी इधर, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम बोनस ऑफ 20% ऑफ एनुअल सैलरी। मैक्सिमम बोनस कितना मिल सकता है, 7,20,000 है उसकी एनुअल सैलरी है, इसका 20% मैक्सिमम मिल सकता है, यानी कि 1,44,000 से ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम उसको इतना ही मिलेगा। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे थे, इतना मिल या था, एक लाइन अगर इधर नहीं लिखी होती सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बोनस, मैक्सिमम लिमिट दे दी। ठीक है, तो ये आंसर यही सॉल्व होता है। कोई डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हो, या आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एकदम फेयर वे में भी आपको प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, आपके साथ प्रेजेंटेशन करके भी दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, जो अपना बाकी था। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर सबसे ज़्यादा छोटा इसी का ही है। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 में आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा डेटा देखोगे, यहाँ से अपन शुरू करेंगे तो भी आपको ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसी स्टोरी दे रखी है, सिर्फ आपको यहाँ से सॉल्व करना है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, इतना आप क्वेश्चन रीड कर लो। ईवीए का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है, यहाँ लिख रखा है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉपेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नॉपेट कैसे निकालते हैं, वही सबसे पहले अपन लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1102.80, उसमें अपन नॉन कैश आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि 30.20 इंक्लूड होगा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज्ड, इसको भी अपन इंक्लूड करेंगे 46.20। उसके बाद अपन क्या करते हैं और देख लेते हैं नोट्स में क्या दे रखा है। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर BC स्पेंट 80 लाख इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको भी अपन ऐड करेंगे, 80 प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, ये कौन सा था, ईच ईयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि ये लास्ट ईयर भी होता है, इस साल भी हुआ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, तो ये ऑलरेडी अपन ऐड कर चुके हैं 46.20। ठीक है, R&D स्पेंडिंग वॉज, ये इसी का ही नोट है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर का, तो ये अलग एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, R&D स्पेंडिंग ड्यूरिंग दिस ईयर वाज 20 लाख, तो नॉन कैश आइटम को अपन इधर ऐड करेंगे 20 लाख। और टैक्स पेड निकालने से पहले सबसे पहले अपन ये तो निकाले एडजस्टेड EBIT, अभी तो अपन एडजस्टेड EBIT निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें से अपन कर देंगे माइनस इंटरेस्ट चार्ज वॉज 163.20, इसमें से माइनस हो जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें अपन कर देते हैं माइनस टैक्स कितना है, जितना अपन ने पे करा, कितना अपन ने पे करा, BC पे 260 लाख अपन ने पे करा, तो 260 माइनस हो जाएगा, ये आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें अपन ऐड करते हैं इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, तो इंटरेस्ट अपने पास ये दे रखा है 163.20 है, 1 माइनस टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी है 30%, इसको अपन को ऐड करना है। इन सबको आप सॉल्व करो और फटाफट से आंसर बताओ।
तो ये अपने पास आंसर आ रहा है 970.24। ये अपने पास आ रहा है 9 पैट आ रहा है, ठीक है। अब अपन को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, ये अपन को दे रखी है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ नोट्स में दे रखी है 4564। अपन हमेशा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेते हैं, 4564 ओपनिंग लेनी है, ठीक है। अब अपन को चाहिए सिर्फ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपना काम हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो इधर दे रखी है क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये अपन को कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। फटाफट से देख लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये रहा, डेब्ट और इक्विटी का रेशियो है 1:1, तो दोनों का वेट तो रहेगा 0.5। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है प्री टैक्स है 7.8, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करो 7.8, 1 माइनस 0.30 कर दो, ये आपके पास आ गया 5.46%। दोनों को मल्टीप्लाई करो 7.5, ये तो इसका आधा करना है, इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे 2.73%। दोनों को ऐड कर लो 10.23%। क्या था, नोपेट कितना आया था 970.24 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 4564 इंटू 10.23%, ये अपने पास आ रहा है 498.61। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से डेटा रीड करना, ठीक है, रिक्वायरमेंट से, ठीक है, ये सब रीड कर सकते हो। सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, ये आंसर है। अब बस अपना एक क्वेश्चन और बच रहा है प्रैक्टिकल, वो अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। आई थिंक अपना एक ही क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको शुरू करेंगे। और कहीं अगर आपको डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। बाकी ये आपको मैंने बता ही दिया, इस हेड ऑफिस कॉस्ट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अपन विदाउट ये वाला प्रॉफिट अपन कैलकुलेट में लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को इधर दे रखा था, ये आपको इधर दे रखा है आउच, क्योंकि मैनेजर कैसे अपना मैनेज करता है आइटम्स अंडर हिज और कंट्रोल। तो आरओआई में क्या करेंगे, कंट्रोलेबल प्रॉफिट ही अपन लेंगे कंसिडरेशन में, ठीक है, आर नॉट कंट्रोलेबल बाय डिविजनल मैनेजर्स। तो ये इस पॉइंट का ध्यान रख लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।